कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसा कंप्यूटर कोड पढ़ रहे हैं जो लगभग 2500 साल पहले लिखा गया था। और वो भी बिना किसी कंप्यूटर के। बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि ये कोड किसी मशीन या सिलिकॉन चिप के लिए नहीं था। ये सीधे इंसानी भाषा और हमारे दिमाग के लिए तैयार किया गया था। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम मीमांसा दर्शन के एक बहुत ही जटिल लेकिन गणित की तरह एकदम सटीक हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, जिसे षोडशानुषंगाधिकरणम कहा जाता है। सही कहा। और इसका मुख्य सूत्र है अनुषंगो वाक्य समाप्ति है सर्वेषु। मतलब सुनने में ये भले संस्कृत व्याकरण का कोई बहुत नीरस या बोरिंग सा हिस्सा लगे। हाँ, लोगों को लगता है कि बस रटने वाली चीज होगी। बिल्कुल। लेकिन असल में ये एक प्राचीन एल्गोरिथम है। ये हमें बताता है कि जब हमारे पास कोई अधूरी जानकारी हो तो उसमें से एक सटीक और तार्किक अर्थ कैसे निकाला जाए। और यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब जब हम प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि वे बस रटने के लिए थे, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, जबकि ये स्रोत हमें दिखाता है कि उस समय के विचारक वाक्य विन्यास, जिसे हम आज सिंटैक्स कहते हैं, और शब्दों के लुप्त होने यानी एलिप्सिस को लेकर कितने ज्यादा साइंटिफिक थे। वे सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे थे कि पन्ने पर क्या लिखा है। सही बात है। वे असल में ये डिकोड कर रहे थे कि मानव मस्तिष्क उन शब्दों के बीच के खाली स्थानों को कैसे भरता है। ये पूरी तरह से अर्थ निकालने का विज्ञान है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक बहुत ही ठोस उदाहरण से शुरुआत की है। यहाँ एक खास मंत्र समूह का जिक्र है। अग्नि वाले मंत्र। हाँ, पहला मंत्र काफी भारी भरकम है। सुनिए, या ते अग्नेयाश्या तनुवर्शिष्ठा गह्वरेष्टोग्रम वचो अपावहदी त्वेषम वचो अपावहदीत स्वाहा। बाप रे, काफी लंबा है ना? लेकिन जैसे ही ये लंबा मंत्र खत्म होता है, उसके तुरंत बाद दो बहुत ही छोटे और अधूरे से लगने वाले मंत्र आते हैं। पहला है या ते अग्निरजास्या और फिर आता है या ते अग्नि हरास्या। अब यहाँ जो शुरुआती डाउट आता है, जिसे मीमांसा में पूर्व पक्ष कहते हैं, वो हमारी एक बहुत ही आम इंसानी फितरत को सामने लाता है। वो कैसे? देखिए, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो शब्द या वाक्य जिसके सबसे करीब लिखा है उसका कनेक्शन बस उसी से है। अच्छा। अब पहले मंत्र में एक बहुत ही स्पष्ट और लंबा निष्कर्ष है, तनूर वशिष्ठा से लेकर स्वाहा तक। लेकिन बाद के जो दो छोटे मंत्र हैं, उनके पास तो अपना कोई निष्कर्ष है ही नहीं। वो तो बस बीच में ही लटके हुए हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या पहले मंत्र का वो जो लंबा निष्कर्ष है वो इन बाद वाले छोटे मंत्रों के साथ भी जुड़ेगा या नहीं? अरे इसे थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए ऑफिस में बॉस का एक ईमेल आता है। हाँ, ये उदाहरण अच्छा रहेगा। उसमें बॉस लिखता है, प्रोजेक्ट ए शुक्रवार तक हर हाल में पूरा होना चाहिए और उसकी विस्तृत रिपोर्ट मेरी डेस्क पर होनी चाहिए। और उसके ठीक नीचे लिखा है प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। बस इतना ही? फिर बॉस ने बस बी और सी का नाम लिया है और उनकी डेडलाइन हमें खुद सोचनी होगी। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है और इसी डाउट को स्रोत में किम प्राप्तम कहकर उठाया गया है। मतलब क्या प्राप्त होता है। जो शुरुआती विचार है वो ये तर्क देता है कि चूंकि वो लंबा निष्कर्ष या आपके उदाहरण में बॉस की डेडलाइन केवल पहले मंत्र या प्रोजेक्ट ए के साथ सीधे तौर पर जुड़ा है, इसलिए वो बाद वालों से नहीं जुड़ेगा। अच्छा, मतलब वो बी और सी पर लागू नहीं होगा। हाँ, तर्क ये है कि वो निष्कर्ष इन छोटे मंत्रों के एकदम तुरंत बाद नहीं आ रहा है, उनके बीच में एक दूरी है। इसलिए शायद हमें इन छोटे मंत्रों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से कोई सामान्य वाक्य जोड़ना पड़े। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा कर सकता है। बिल्कुल करेगा। अगर बॉस ने सिर्फ प्रोजेक्ट ए के साथ डेडलाइन जोड़ी है और हम मान लें कि बी और सी के लिए कोई नियम ही नहीं है, तो पूरा ऑफिस का सिस्टम चरमरा जाएगा। ये तो जानकारी को बहुत ही संकीर्ण नजरिए से देखना होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं पर मीमांसा दर्शन अपने मुख्य सिद्धांत अनुषंग को सामने लाता है। अनुषंग? हाँ, स्रोत घोषणा करता है ब्रूमा अनुषंगो वाक्य समाप्ते स्यात्। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो बचा हुआ निष्कर्ष है ना, वो सभी मंत्रों में समान रूप से जुड़ेगा। इसे सर्वत्रानुषंग कहा गया है। सब जगह जुड़ना। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की जो साइकोलॉजी और लॉजिक है वो आकांक्षा के सिद्धांत पर टिका है। आकांक्षा मतलब किसी चीज की इच्छा या जरूरत। पर भाषा या व्याकरण में आकांक्षा का क्या काम? भाषा में आकांक्षा का मतलब है किसी अधूरेपन से पैदा होने वाली बेचैनी या जरूरत। जब हम कहते हैं या ते अग्नि रिजाशया,
तो अर्थ के हिसाब से ये पूरी तरह हवा में लटका हुआ है। हाँ, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। बिल्कुल, इसे एक पूर्णता की आकांक्षा है। ये वाक्य साकांक्ष है। मानव मस्तिष्क इस तरह से काम करता है कि वो अधूरी जानकारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे एक क्लोजर चाहिए होता है। तो जब तक इन छोटे मंत्रों को कोई निष्कर्ष नहीं मिलता, वे निरर्थक रहते हैं। हाँ, इसलिए हमारा दिमाग बहुत स्वाभाविक रूप से पहले मंत्र के निष्कर्ष को खींचकर इन दोनों मंत्रों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। मैं यहाँ एक पॉइंट उठाना चाहूंगा, और मजे की बात यह है कि यह आपत्ति खुद स्रोत के भीतर भी उठाई गई है। बताइए। अगर हम तीसरे मंत्र को देखें, हराशया, और पहले मंत्र के निष्कर्ष को देखें तो उनके बीच में तो वो दूसरा मंत्र खड़ा है ना, रजाशया। एक फिजिकल गैप है। हाँ, एक स्पष्ट दूरी है। स्रोत में इसे व्यवधान कहा गया है। तो क्या ये दूरी उस संबंध को तोड़ नहीं देती? अगर बॉस की ईमेल में प्रोजेक्ट ए की डेडलाइन और प्रोजेक्ट सी के बीच बहुत सी दूसरी बातें लिखी हों, तो क्या तब भी हमारा दिमाग उस पहले नियम को इतनी दूर खींचकर सी पर लगा पाएगा? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन मीमांसा इसका जो जवाब देती है वो लिंग्विस्टिक्स या भाषा विज्ञान के स्तर पर बहुत ही एडवांस्ड है। मीमांसा भौतिक दूरी और तार्किक जरूरत के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचती है। मतलब फिजिकल डिस्टेंस और लॉजिकल कनेक्शन अलग अलग हैं। बिल्कुल। स्रोत कहता है समुदायस्य अव्यवधानात्। इसका मतलब है कि हमें इन वाक्यों को अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों की तरह नहीं देखना है। ये पूरा का पूरा एक समुदाय है, एक ग्रुप है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चूंकि वे एक ही ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए उनके बीच आने वाले शब्द दीवार का काम नहीं करते। एकदम सटीक। स्रोत इस बात को बहुत गहराई से समझाता है कि शब्दों के बीच की समीपता, जिसे सन्निधि कहा गया है, वो केवल ये नहीं है कि कौन सा शब्द किसके बगल में लिखा है। और फिर क्या है? ये दोनों तरफ की परस्पर जरूरत पर निर्भर करती है। यावती शक्नोत्युभावप्यपेक्षितुम, मतलब संबंध तब तक जिंदा रहता है जब तक दोनों हिस्से एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। क्या बात है। संबंधित पदों के बीच में अगर कोई दूसरा शब्द आ भी जाए तो उनका जो तार्किक जुड़ाव है, जिसे पूर्व संस्कार कहा गया है, वो नष्ट नहीं होता। ये तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि भाषा में आकांक्षा या जरूरत का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमेशा भौतिक समीपता पे भारी पड़ता है। बिल्कुल। अगर दो चीजों को अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है तो बीच में आने वाली दूरी उनके रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मीमांसा में किसी भी शब्द को निरर्थक या प्रमाद पाठ, मतलब गलती से बोला गया मानना, सबसे बड़ा तार्किक दोष है। हर शब्द का कोई काम होना चाहिए। हाँ, हर शब्द का एक ठोस प्रयोजन होता है। यदि हम आकांक्षा को इग्नोर कर दें तो बाद वाले वाक्य अपना अर्थ ही खो देंगे। इसलिए जो निष्कर्ष पहले के साथ है वही दूसरे और तीसरे के लिए भी अवेलेबल माना जाता है। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने मान लिया कि अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए ये आकांक्षा का नियम एकदम फिट बैठता है। लेकिन तब क्या होगा जब वाक्य पहले से ही पूरा हो? अब हम असली चुनौती पर आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसी सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए स्रोत में जो अगला मामला सामने आता है वो तो पूरे नियम को ही पलटता हुआ दिखता है। और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये इस पूरे सिद्धांत का लिटमस टेस्ट है। तो देखिए, स्रोत में एक नया मंत्र समूह दिया गया है। ये कुछ इस तरह चलता है: चित्तपतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनातु। और ये लिस्ट ऐसी ही आगे बढ़ती है। हाँ, लेकिन अंत में, बिल्कुल आखिरी में, एक अकेला टुकड़ा आता है: अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोहो सूर्यस्य रश्मि भी। अब अगर हम अपने पिछले नियम को यहाँ लगाने की कोशिश करें तो हम एक लॉजिकल दीवार से टकरा जाते हैं। तो वो दीवार कैसे खड़ी होती है? दीवार ये है कि यहाँ हर वाक्य पुनातु शब्द पर खत्म हो रहा है। पुनातु का मतलब है पवित्र करें। जैसे चित्त के स्वामी तुम्हें पवित्र करे, वाणी के स्वामी तुम्हें पवित्र करे। तो ग्रामर के हिसाब से ये पूरे हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। ये निराकांक्ष हैं। इन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी बाहरी निष्कर्ष की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई इंसान पहले से ही पेट भरकर खाना खा चुका है तो वो और खाना क्यों मांगेगा? स्रोत भी यही कहता है, न किंचिदाकांक्षन्ति। वे किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते। सही बात है। लेकिन जो अंत में वो लंबा टुकड़ा पड़ा है, अच्छिद्रेण रश्मि भी, वो अकेला है और उसे जोड़ने के लिए एक वाक्य चाहिए। ये सच में एक बहुत ही जटिल पहेली है। और यहाँ जो डाउट आता है वो ये है कि जब शुरुआत के सभी वाक्यों का पेट भरा हुआ है और केवल ये अंतिम टुकड़ा अकेला है,
तो ये किसके साथ जाकर जुड़ेगा? वही तो। यहाँ मानव मस्तिष्क का एक और साधारण तर्क सामने आता है, जिसे स्रोत में प्रत्यक्ष मानंतर्यम कहा गया है। प्रत्यक्ष मानंतर्यम। हाँ, ये तर्क कहता है कि चूंकि बाकी वाक्यों को कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये अंतिम टुकड़ा बस उसी वाक्य से चिपक जाएगा जो उसके सबसे करीब है, यानी बिल्कुल आखिरी वाला वाक्य। लॉजिक तो यही कहता है। स्रोत में भी ये बात बहुत ही साफ तरीके से कही गई है। एकेन ही निराकांक्षी कृतो नेत्रावाकांक्षिष्यति। यानी अगर ये अंतिम टुकड़ा एक वाक्य से जुड़कर अपना अर्थ पूरा कर लेता है तो वो बाकी वाक्यों की तरफ क्यों जाएगा और बाकी वाक्यों से क्यों स्वीकारेंगे जब वह पहले से ही पूर्ण है। ये तो सीधा सा गणित लगता है। अनुशंका नियम यहाँ तो फेल होता हुआ दिख रहा है। सतही तौर पर देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, और यहीं पर लोग अक्सर मीमांसा को समझने में गलती कर बैठते हैं। अच्छा। हाँ, ये वो पॉइंट है जहां मीमांसा हमें शब्दों की सतह से नीचे उतरकर उनके गहरे अर्थ, उनके सिमेंटिक्स की ओर ले जाती है। स्रोत अपना अंतिम और सबसे मजबूत समाधानम प्रस्तुत करता है, और ये समाधान एक बहुत ही बारीक तंत्र पर काम करता है, दोहराए गए शब्द की शक्ति। दोहराए गए शब्द की शक्ति। आप पुनातु शब्द की बात कर रही हैं जो हर वाक्य में आ रहा है? बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, एकश्चासो पुनातु शब्दा पुनः पुनरुच्चरिता, यानी एक ही क्रिया या शब्द पुनातु को बार बार दोहराया गया है। और यहीं से ये पूरी पहेली सुलझनी शुरू होती है। मीमांसा के विद्वान कहते हैं कि हमें ये देखना होगा कि वो जो अंत में अकेला टुकड़ा है, अच्छिद्रेण पवित्रेण वसुः सूर्यस्य रश्मि भी है, वो दरअसल है क्या? वो किसका विशेषण है? अरे, अगर हम उसका अर्थ देखें तो वो बता रहा है कि किससे पवित्र करें। सूर्य की पवित्र अखंड रश्मियों से पवित्र करें। बिल्कुल। यानी वो उस पवित्र करने की क्रिया की ही विशेषता बता रहा है। रुकिए, मैं इसे एक अलग उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए हम कोई रेसिपी पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है आटा गूंदो, चीनी मिलाओ, अंडे फेंटो लकड़ी के चम्मच से। बहुत बढ़िया। क्या ये सिर्फ अंडे फेंटने के लिए है? नहीं ना। नहीं। क्योंकि मिलाने या तैयार करने का प्रोसेस हर कदम पर दोहराया जा रहा है, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उस लकड़ी के चम्मच वाले निर्देश को पिछली सभी क्रियाओं के साथ जोड़ देता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, और मीमांसा का समाधान बिल्कुल इसी तरह काम करता है। वो जो अंतिम हिस्सा है वो सीधे तौर पर पुनातु यानी पवित्र करने की क्रिया को परिभाषित कर रहा है, उसे एक विशिष्टता दे रहा है। समझ गया। अब चूंकि पुनातु शब्द केवल आखिरी वाक्य में तो है नहीं, वो तो शुरुआती सभी वाक्यों में मौजूद है, इसलिए यहाँ से एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष निकलता है। तो आपका मतलब है कि जब तक हम उस अंतिम विशेषता को सूर्य की रश्मियों से हर उस वाक्य के साथ नहीं जोड़ते जहां जहां पुनातु लिखा है, तब तक वे सभी वाक्य असल में अधूरे ही माने जाएंगे। एकदम सही। स्रोत समझाता है कि भले ही वे वाक्य ग्रामर की नजर में पूर्ण दिख रहे हों, लेकिन उस विशिष्ट अर्थ के बिना वे साकांक्षा हैं, यानी अधूरे ही हैं। क्या बात है। वे सभी वाक्य उस पुनातु शब्द की अपेक्षा करते हैं जो उस अंतिम विशेषता से युक्त हो। स्रोत के शब्द हैं स च पुनातु शब्दो अच्छिद्रेणेत्यनेन विशिष्टः। इसलिए ये अनुषंग का नियम समान रूप से उन सभी वाक्यों पर लागू होता है, भले ही वे देखने में पूरे लग रहे हों। ये तो क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत ही अलग लेवल है। मतलब प्राचीन विचारकों ने केवल शब्दों के क्रम या उनकी बनावट पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अर्थ की गहराई में जाकर ये तय किया कि अगर कोई क्रिया एक पूरे समूह में समान रूप से उपयोग हो रही है और अंत में उसकी कोई विशेषता बताई गई है, तो वो विशेषता उस समूह के हर हिस्से पर लागू होगी। बिल्कुल कमाल है। और स्रोत के अंतिम शब्द इस पूरी चर्चा को बहुत ही लॉजिकल ढंग से समेटते हैं। तस्मात् सर्वेषु तुल्य प्रयोगा इति वाक्य परिसमाप्ति अनुशंजते। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी क्योंकि पुनमतु का प्रयोग सभी में समान रूप से हुआ है, इसलिए वाक्य की समाप्ति सब में जुड़ेगी। हाँ, हमने देखा कि कैसे पहले केस में जहां चीजें साफ तौर पर अधूरी थीं, आकांक्षा ने वाक्यों को जोड़ा। हाँ। और दूसरे केस में जहां चीजें पूरी लग रही थीं, वहां भी गहरे अर्थ के स्तर पर एक आकांक्षा खोजी गई और वाक्यों को जोड़ा गया। अगर हम इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी की याद दिलाता है। हाँ, बिल्कुल। आज हम कंप्यूटर साइंस में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी के जरिए मशीनों को यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मशीनें भी शुरुआत में शब्दों को सिर्फ उनकी फिजिकल समीपता से समझती थीं। सही कहा।
लेकिन आज के जो एआई मॉडल हैं वो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वे एक लंबे पैराग्राफ में दूर बैठे शब्दों के बीच के तार्किक संबंध को समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मीमांसा का ये अनुषंग सिद्धांत काम करता है। ये टर्म बहुत ही सटीक है। आज के एआई मॉडल्स एक कॉन्टेक्स्ट विंडो का उपयोग करते हैं ताकि वे यह तय कर सकें कि कौन सा शब्द किस दूसरे शब्द की आकांक्षा कर रहा है, भले ही वे फिजिकली कितने भी दूर क्यों ना हो। यह सच में हैरान करने वाला है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने हजारों साल पहले मानवीय भाषा और मस्तिष्क के लिए इसी तरह के सिमेंटिक एल्गोरिदम विकसित कर लिए थे। उन्होंने बिना किसी चिप के भाषा की कोडिंग को डिकोड कर लिया था। बिल्कुल। इस विस्तृत चर्चा ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया है कि यह अध्ययन केवल व्याकरण के बारे में नहीं है। यह जानकारी के टुकड़ों को आपस में जोड़ने का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। हाँ। किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए हमें सतह से नीचे उतरना पड़ता है और यह देखना होता है कि शब्द एक दूसरे से क्या मांग रहे हैं। जब तक हम उस छिपी हुई आकांक्षा को संतुष्ट नहीं करते, तब तक किसी भी जानकारी का सही अर्थ सामने आ ही नहीं सकता। निस्संदेह सन्निधि या समीपता का असली अर्थ भौतिक दूरी नहीं, बल्कि तार्किक आवश्यकता है। ये सिद्धांत हर उस जगह लागू होता है जहां जानकारी अधूरी या उलझी हुई होती है। और यही बात एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले विचार की तरफ ले जाती है। सोचिए, प्राचीन काल में वाक्यों को इतना संकुचित और लॉजिकली गुंथा और रखा जाता था कि लेखक हर बात को बहुत विस्तार से नहीं लिखते थे। वो पाठक पर भरोसा करते थे। हाँ, वे पढ़ने वाले के दिमाग पर ये जिम्मेदारी छोड़ देते थे कि वो खुद अनुषंग के नियमों का उपयोग करके वो तार्किक संबंध खोजे। इससे दिमाग एक्टिव रहता था। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि आज के इस मॉडर्न दौर में जहां हम हर छोटी बात को बहुत लंबे और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन वाले वाक्यों में लिखते हैं, जहां हर जानकारी स्पून फीड की जाती है, क्या इससे हमारे दिमाग की उस तार्किक क्षमता या लॉजिकल डिडक्शन की शक्ति में कोई कमी आ रही है? ये तो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जब किसी उलझे हुए ईमेल या अधूरी जानकारी का सामना होता है तो तुरंत परेशान होने के बजाय अगर उन वाक्यों की आकांक्षा और उनके छिपे हुए लॉजिकल कनेक्शंस को समझा जाए तो शायद कोई भी जानकारी कभी अधूरी नहीं रहेगी। पहेली के गायब टुकड़ों को खुद से जोड़ना ही तो असली बुद्धिमत्ता है।